this idea of interviewing RBI governor is very intimidating for me, and I'm genuinely nervous. But I'm very happy that you have come to Reserve Bank. Yes, sir. And I think it will give you an experience of what the Reserve Bank is and what all it does. Because there is public के mind में Reserve Bank के बारे में बहुत बहुत मतलब एक mystical organization जैसा लगता है जी. और I'm happy that you are here, but thank you very much. Yeah. Thank you. You are so right, sir. देखिए क्या है, RBI is in everyone's life, लेकिन उनके लिए RBI क्या करता है ये एक एक्सेसिबल या नजदीकी शायद उतना नहीं है. बट आई मस्ट से एज वी स्टार्ट दिस इंटरव्यू दैट इन योर regime, in your term, the language of RBI has become very accessible, and common man now knows much more about RBI's activity. So that has also happened. I can give you ground feedback. नहीं देखिए, ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इस साल जो है हम 2024 में मतलब स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2024 से ये आरबीआई का 90th ईयर है. 1935 में शुरू हुआ था आरबीआई इसका फंक्शनिंग, और इस साल जो है हम 90th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं. और इट्स ए वेरी मोमेंटस ईयर फॉर रिजर्व बैंक. और हमेशा हमारा कोशिश, एटलीस्ट मैं मेरे टेन्योर के बारे में कह सकता हूं कि हम लोगों का आरबीआई में ये कोशिश रहा है कि आरबीआई को जितने सिंपल तरीके से आरबीआई एज एन इंस्टीट्यूशन और आरबीआई का जितने भी कम्युनिकेशंस है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी हो या कोई किसी भी चीज हो, उसको कितने सरल भाषा में हम लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत लोगों के सामने दिखा सकते हैं, वही हमारा कोशिश रहा है. क्योंकि लोगों के माइंड में आरबीआई के बारे में बहुत सारे आइडियाज है, क्या कर रही है आरबीआई, ज्यादा समझ सब लोगों में नहीं है. बहुत सारे लोगों को आइडिया है, और जैसे आपने कहा कि कॉमन मैन के माइंड में भी काफी, मतलब देखिए, इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. आप मतलब करेंसी नोट से शुरू कर लीजिए. एवरी पर्सन यूजेस करेंसी नोट्स, और करेंसी नोट्स अगर कोई यूज नहीं कर रहा है तो फिर डिजिटल यूपीआई में पे कर रहा है, और यूपीआई में भी आरबीआई का एक बहुत बड़ा रोल है. बिल्कुल सर. सो इसीलिए हम लोगों का कोशिश यही रहा है कि आरबीआई का कम्युनिकेशन और आरबीआई को मतलब जो कैसे लोगों के पास और ले सकते हैं, वही कोशिश है. बिल्कुल सर. और इसमें मेरी पर्सनल बड़ी दिलचस्पी है इस काम में. तो चूंकि अपनी तो चर्चा शुरू हो गई, लेकिन फिर भी जस्ट टू इंट्रोड्यूस आवर एनडीटीवी प्रॉफिट, जो हमारे दर्शक हैं, चूंकि ये इंटरव्यू आप एनडीटीवी प्रॉफिट को दे रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए अब हमारे एनडीटीवी में एनडीटीवी प्रॉफिट इंग्लिश और हिंदी डिजिटल के अलावा 4 और चैनल हैं. तो अभी हम लोग 6 चैनल्स पे और 7 वेबसाइट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, और फिर उनके सोशल हैंडल्स, सब पर इस वक्त लाइव जा रहे हैं. ये प्रसारण आपका लाइव है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े रेगुलेटर होते हैं कि उनसे बहुत गाइडेड सवाल प्रिपरेशन के साथ बात करो, लेकिन आपके साथ अच्छी बात यह है कि हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, और आप फ्री विलिंग बातचीत और खुली बातचीत हमेशा पसंद करते हैं. आप कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं. और उससे पहले मैं आपके सारे दर्शकों को भी अपना नमस्कार बताना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच सर. तो एक तो बहुत मोटा सवाल है, और वो ये है कि कोविड के बाद और जो पूरा ये टर्म रहा, आपका 6ठा साल चल रहा है, उसमें जितने पॉसिबल चैलेंजेस थे भारत के, दुनिया के, सारे आ गए. कोविड के बाद स्टेबलाइज हुआ. ग्लोबल टर्मोइल एक तरीके से कंटिन्यूड है, और फिर भी इंडिया उसमें एक ब्राइट स्पॉट है. तो इस इकोनॉमिक सिचुएशन को और फाइनेंशियल सिस्टम को भारत में जिस तरीके से मैनेज किया गया, वो दरअसल एक बहुत बड़ी कहानी है, और उसमें आरबीआई का रोल बहुत ही कमाल का रहा है. तो अब आपसे अगर मैं एक ओवरव्यू लेना चाहें कि इस पीरियड को आपने कैसे नेविगेट किया, तो ये बताइए. इसी वो तो बहुत एक लंबा स्टोरी बनेगा, बहुत संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बताया सही तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ, इंडिया हैज हैंडल्ड द कोविड क्राइसिस एंड द पोस्ट कोविड चैलेंजेस, चाहे वो यूक्रेन वॉर और उसका आफ्टरमाथ का जो सिचुएशन वो हो, या फिर ग्लोबल सिंक्रोनाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, सारे सेंट्रल बैंक्स, यूएस फेड से शुरू करके सारे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लगे, और फाइनेंशियल मार्केट्स भी काफी वोलेटिलिटी विटनेस किया है. इनफैक्ट मैंने
कई एक जगह एक भाषण में और मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने खुद डिस्क्राइब किया था कि पिछले जो 5-6 साल है वो इट हैज बीन ए पीरियड ऑफ ग्रेट वोलेटिलिटी। इस टाइप का वोलेटिलिटी इतने कम समय में, कोविड, फिर उसके बाद सेकेंड वेव ऑफ कोविड, डेल्टा वेव, मतलब इट वाज अनदर मेजर चैलेंज। कोविड शुरू हुआ 2020 मार्च में, फिर अगले साल 2021 अप्रैल मई में वो डेल्टा वेव, फिर उसके 2020 वो 2021, फिर 2022 में यूक्रेन वॉर, उसका आफ्टरमाथ, और वो जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो कंटिन्यूइंग है। सिर्फ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये जियो इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स आने लगे, गुड्स और सप्लाई चेन अरेंजमेंट्स, गुड्स मूवमेंट के ऊपर, सर्विसेज मूवमेंट के ऊपर बहुत सारे पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज भी कंट्रीज लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, और एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बहुत सारे बैरियर, ये वर्ल्ड ओवर ये हुआ। इस बीच भारत का जो नेविगेशन रहा, इसका श्रेय मैं पहले तो अपने भारत के सारे देशवासियों को देना चाहता हूं। सेकेंड रीजन ये है कि सरकार और आरबीआई के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन रहा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि फिस्कल मॉनिटरी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, वो बहुत सॉलिड रहा। वो एक मेन कारण है जिसमें हम नेविगेट कर पाए। हम लोगों ने जब मैं आरबीआई आया था तब YLFS के फेलियर था, वो जस्ट हो गई थी। उससे पहले अगस्त में 2018 में फाइनेंशियल मार्केट्स काफी टाइट थे, तो हमारा मेन चैलेंज यही रहा कि मार्केट को कैसे कॉन्फिडेंस दे, मार्केट में कैसा लिक्विडिटी लाए, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत टाइट हो गया था, कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था। तो धीरे धीरे हम वो फेज से जब निकल रहे थे, फिर मार्च में 2020 ये कोविड शुरू हो गया, और फिर अगले 2 साल बहुत चैलेंजिंग रहा। कई सारे मेजर्स हमने लिया है, 100 से ज्यादा मेजर्स हमने लिया है। गवर्नमेंट के साथ एक्टिव कोऑर्डिनेशन रहा, गवर्नमेंट में भी वो जो ECLGS स्कीम और बहुत सारे स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद जिस तरह की से मतलब फिर बाकी क्राइसिस, वो लंबा कहानी है, मैं ज्यादातर बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक पॉइंट सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए जो क्राइसिस रहा कोविड, इट हैज रिजल्टेड इन ए परमानेंट आउटपुट लॉस। थोड़ा टेक्निकली बोल रहा हूं, it has resulted in a permanent output loss for every economy in the world. ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो एक आउटपुट लॉस रहा। जो 2 साल कोविड के रहे, उसमें जो आउटपुट लॉस हुआ, जिसमें कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कई सारे इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, कॉन्ट्रैक्शन में चले गए, कई सारे इकोनॉमीज बहुत लो ग्रोथ रहा। वो जो लॉस हुआ वो ऑलमोस्ट इट इज परमानेंट, और ये सिर्फ भारत में नहीं, सारे सब जगह वही स्थिति है। लेकिन वो जो क्राइसिस से जिस तरह से हम निकल कर बाहर आए, सिर्फ कोविड नहीं, उसके बाद जो यूक्रेन और बाकी सारे जो क्राइसिस आए और जो अभी भी चल रहे हैं, उससे जिस तरह से हम निकल कर आए, वो बहुत एग्जेम्पलरी है इंडिया के केस में, भारत के केस में। क्योंकि आप अगर कंपेयर करेंगे our economic situation, financial conditions before we entered the crisis period, and where we stand today or where we stood last year, India as a country, Indian economy, our financial sector have all emerged much stronger. पिछले 3 साल में जीडीपी ग्रोथ, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा रहा। इस साल का हमारा आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि 7.2% रहेगा। इन्फ्लेशन यूक्रेन वॉर के बाद 7.8% हो गया था, अभी इन्फ्लेशन 3.5 है, लेकिन वो 3.5 में मतलब वो बेस इफेक्ट जिसको कहते हैं, इसीलिए थोड़ा कम दिख रहा है। अगले महीने में अगले 1-2 महीने अभी कम रहेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन जो है, टारगेट जो रेंज है हमारा 4% ±2, उस रेंज में है। ग्रोथ मोमेंटम इंडिया का जो है स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन इन बाय एंड लार्ज हैज मॉडरेटेड, इट इज कमिंग अंडर कंट्रोल, बट 4% टारगेट अभी उसमें और भी डिस्टेंस कवर करना है। और फाइनेंशियल सेक्टर, आप देखिए सबसे बड़ी चीज है हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, एनबीएफसी सेक्टर हो, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर टुडे इज मच मोर स्टेबल and resilient and healthy than it was 5 years or 6 years ago.